नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर सुमित प्रजापति आप सभी का शिवत्व आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हिस्ट्री टेकिंग की इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम इसके पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे, जिसके हम अंदर क्या पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री एंड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री की बात करें तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे मेन चीज मैं ये बता दूं, अगर किसी फीमेल पेशेंट के लिए हमें अगर मेंस्ट्रुअल एंड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेनी हो तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे साथ में कोई न कोई एक फीमेल अटेंडेंट हमेशा ही होना चाहिए। चाहे वो उस पेशेंट का रिलेटिव हो, या फिर कोई नर्स हो, या फिर कोई फीमेल डॉक्टर हो, तो कोई न कोई फीमेल अटेंडेंट हमेशा ही अपने साथ में होना चाहिए, ताकि ये जो है उस लेडी के लिए भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सके एंड एथिकली भी इट इज राइट। सो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेते समय क्या क्या बात ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमें पूछना है मिनार्क। मिनार्क मीन्स द एज व्हेन पीरियड्स फर्स्ट ऑकर, यानी कि उस लेडी को अपने जीवन में सबसे पहली बार पीरियड्स कब आए थे, उसका उस एज को हम मिनार्क बोलते हैं, हमें वो नोट करना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ साइकिल क्या है, लाइक द नंबर ऑफ डेज इट लास्ट, के एक मेंस्ट्रुअल साइकिल महीने में कितने दिनों तक कंटिन्यू रहती है, उसको अपन को पूछना है। सो दैट इज कॉल्ड ड्यूरेशन ऑफ साइकिल। फिर हमें इंटरवल पूछना है बिटवीन टू पीरियड्स, लाइक एग्जांपल 5 आउट ऑफ 23 मींस, इसका मतलब क्या है कि दैट शी हैज अ 5 डे पीरियड्स इन एवरी 23 डेज, यानी कि उसको 5 दिन की ब्लीडिंग फेज होती है, मेंस्ट्रुअल फेज होती है, जिसमें वो जो लेडी होती है उसमें ब्लीडिंग होती है वेजाइनल, और रेस्ट के जो 23 डेज होते हैं वो नॉन ब्लीडिंग फेज होती है, उसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। सो 5 आउट ऑफ 23 विच इज मीन 5 दिन उसकी ब्लीडिंग होती है, एंड 23 डेज जो होते हैं वो उसके नॉर्मल डेज होते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फिक्स टाइम हो या फिक्स डेज हो, जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में बताया है, कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कि कोई लेडीज बोलती है कि जी मुझे कभी कभार 3 से 6 दिनों की ब्लीडिंग होती है, और फिर 28 से 30 दिनों का ये साइकिल चलता है। सो हम उसको कैसे लिखेंगे, जिस तरीके से ही उसने डिस्क्राइब किया है कि 3 to 6 डेज की ब्लीडिंग बाय 28 to 30 डेज का उसका नॉर्मल साइकिल चलता है। सो इस तरीके से हम उसको नोट करें। अमाउंट ऑफ फ्लो, यानी कि ब्लीडिंग के टाइम पे उसका जो फ्लो होता है वो किस तरीके से रहता है। स्कैंटी तो नहीं रहता है, लाइक स्पॉटेड ब्लीडिंग तो नहीं होती है, या फिर नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, या फिर हैवी ब्लीडिंग होती है। और हैवी ब्लीडिंग में भी हमें उससे पूछना है कि कहीं ब्लीडिंग में कभी कभार क्लॉट्स तो नहीं आते हैं, यानी कि क्लॉट्स विद क्लॉट्स है और विदाउट क्लॉट्स हैवी ब्लीडिंग होती है, तो ये हमें पूछना चाहिए। इसके अलावा पेनफुल तो नहीं है ब्लीडिंग, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो पेनफुल तो नहीं है, या फिर पेनलेस होता है। इसके अलावा नंबर ऑफ पैड्स चेंज इन सिंगल डे, कि वो जो लेडी है वो एक दिन के अंदर कितने पैड्स को चेंज करती है। इसके अलावा डेट ऑफ एलएमपी, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड उसका कब आया था। मान लीजिए अगर कोई कहता है कि मुझे 16 मई को लास्ट पीरियड आया था, सो दैट इज नोन एज एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। अब बात करते हैं हम ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री की। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेते समय हम किस किस मतलब कि क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए, और हम किस तरीके से इसको नोट कर सकते हैं। तो इसको नोट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, GPALND। व्हाट इज एक्स? एक्स इज अ नंबर, ठीक है ना। एक्स क्या है, एक नंबर है जो कि हम इसके अंदर लिखेंगे, एंड GPALD के फॉर्म में लिखेंगे। अब ये क्या होते हैं, जी किसको प्रेजेंट करना है हम आगे देखते हैं। सो जी स्टैंड्स फॉर ग्रेविटा। ग्रेविटा क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स दैट शी गेट प्रेग्नेंट, यानी कि जब भी कोई इंटरकोर्स होता है तो फीमेल जो होती है वो जितनी बार भी प्रेग्नेंट हुई, दैट इज नोन एज ग्रेविटा। मान लीजिए कि अगर कोई फीमेल थी जो कि अपनी लाइफ टाइम में 10 टाइम्स पे वो प्रेग्नेंट रही, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, G10। फिर P क्या स्टैंड करता है, P फॉर पेराइटी। पेराइटी क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स शी हैज गिवन बर्थ टू अ फीटस विद गेस्टेशनल एज ऑफ 24 वीक्स वेदर अलाइव और स्टिल बॉर्न। यानी कि P क्या होता है कि जो फीमेल प्रेग्नेंट थी, उस प्रेग्नेंट फीमेल का जो फीटस था, ठीक है ना, उसने 24 वीक 24 वीक्स का जो गेस्टेशनल एज थी वो पूरी कर ली। उसके बाद में उसने जो भी बर्थ दिए, यानी कि प्रेगनेंसी के 24 सप्ताह के बाद में उसने जो भी बर्थ दिया, चाहे वो अलाइव हो या फिर स्टिल बॉर्न हो, वो किसके अंदर गिना जाएगा,
पी के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि G10 यानी कि 10 टाइम्स पे वो लेडी प्रेग्नेंट हुई, उसमें से ठीक है ना 7 टाइम पे उसको डिलीवरी हुई 24 वीक्स की गेस्टेशनल एज के बाद, यानी कि 7 टाइम पे उसको डिलीवरी हुई, चाहे वो अलाइव हो या फिर स्टिल बॉर्न हो। तो हम कैसे लिखेंगे? P7। एक इसके लिए स्टैंड करता है ए फॉर अबॉर्शन। अबॉर्शन मींस द नंबर ऑफ टाइम प्रेगनेंसी वाज टर्मिनेटेड बाय रिमूवल और एक्सपल्शन ऑफ एम्ब्रियो और फीटस, यानी कि 24 वीक से पहले ही, ठीक है ना। पैराइटी क्या था? 24 वीक्स के बाद में अगर कोई भी जन्म होता है तब अपन उसको क्या बोलते हैं? वैरायटी बोलता है। लेकिन अबॉर्शन में ऐसा क्या है कि उसकी जो प्रेगनेंसी होगी वो टर्मिनेटेड हो सकती है जनरली 24 वीक से पहले। सो इट इज टर्मिनेटेड बाय रिमूवल और एक्सपल्शन ऑफ द फीटस और एम्ब्रियो, दैट इज नोन एज अबॉर्शन। ठीक है। एल फॉर लिविंग द नंबर ऑफ हर लिविंग चाइल्ड, यानी कि उसने जितनी बार भी प्रेगनेंसी की, प्रेगनेंसी के बाद में उसने जितने भी लाइव बर्थ दिए या डेड बर्थ दिए उसको क्या बोलते हैं? पैराइटी बोलते हैं। और उन जो स्टिल बॉर्न सॉरी अलाइव बॉर्न थे, उन अलाइव बॉर्न में से अब कितने जीवित हैं, ठीक है ना। उस टाइम पर तो वो अलाइव बॉर्न थे, लेकिन अपनी लाइफ साइकिल की फेज में कोई 2 साल बाद में डेथ हो गया, किसी की 10 साल बाद में डेथ हो गई, किसी की 30 साल बाद में डेथ हो गई। सो उनमें से कितने बच्चे जो हैं वो उसके अभी तक जीवित हैं, उसको क्या लिखेंगे? एल के रूप में नोट करेंगे। अब है डी, डी फॉर डेड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट आर नॉट अलाइव। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग उसने जितने भी बच्चों को जन्म दिया उनमें से कुछ जो थे वो 2 महीने में बन गए, कुछ मान लो किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई, मान लो किसी की कोई मतलब कि इंजरी से डेथ हो गई या फिर किसी डिजीज से डेथ हो गई, तो उनमें से जो भी मर चुके हैं विच आर नॉट अलाइव, उनको किस तरीके से नोट करेंगे? डी से नोट करेंगे। सो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं दैट GPALD के फॉर्म में हम ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री को नोट करेंगे। जी फॉर ग्रेविडा, पी फॉर पेरिटी, ए फॉर अबॉर्शन, एल फॉर लिविंग एंड डी फॉर डेथ। सो GPALD के रूप में हम ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेते हैं। आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि किस तरीके से लेते हैं GPALD, क्या क्या नोट करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। लाइक एग्जाम्पल क्या है कि G3 P2 A1 L1 D1, हमने किसी पेशेंट की, फीमेल पेशेंट की ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री ली, तो वो ऐसे बताती है कि वो अपनी लाइफ टाइम में टोटल 3 टाइम्स पे प्रेग्नेंट हुई। तो हम उसको किस तरीके से लिखा? G3। फिर उसने बताया कि उन 3 टाइम की प्रेगनेंसी में से उसने सिर्फ और सिर्फ 2 जो बच्चे थे वो जन्म दिए, विच कैन बी अलाइव और स्टिल बॉर्न। तो उसको हमने किस तरीके से नोट किया? P2, P2 के रूप में। फिर अपन उसने बताया कि उन 3 प्रेगनेंसी में से जो एक प्रेगनेंसी थी वो टर्मिनेट हो गई, विच मीन्स अबॉर्ट हो गई, तो हमने उसको कैसे नोट किया? A1 में। फिर उसने कहा कि उसके जो दोनों बच्चे थे जो उसने जन्म दिए उसमें से एक जो है वो अभी तक जीवित है और एक जो है वो मर चुका है, ठीक है ना। अब उसकी डेथ किस वजह से हुई? किसी डिजीज की वजह से हो सकती है, किसी एक्सीडेंटल हिस्ट्री की वजह से उसकी डेथ हो सकती है, तो किसी भी वजह से उसकी डेथ हुई, लेकिन एक बच्चा जीवित है और एक बच्चा डेड है। तो उसको हमने कैसे नोट किया? L1 एंड D1। L1 एंड D1। अगर मान लीजिए उसके दोनों बच्चे जीवित होते तो हम लिखते L2 एंड D0, ठीक है। मान लीजिए अगर उसके 3 प्रेगनेंसी हुई और तीनों के तीनों जो थे स्टिल बॉर्न हुए, तो G3 P3 A0 L0 D0। क्यों? क्योंकि P3 जो पैराइटी थी वो अबॉर्ट तो हुए नहीं, उसने पूरे 24 वीक्स के बाद में जो भी फीटस था उसको प्रेग्नेंट हुए, लेकिन स्टिल बॉर्न थे, सो दैट इज P3। ओके। अगर मान लीजिए कि 3 में से एक ही स्टिल मतलब कि एक ही जो था वो जीवित रहता, बाकी के 2 स्टिल बॉर्न हो जाते, तो G3 P3 A0 L1 D0, यानी कि 3 बार प्रेग्नेंट हुई, उसमें से भी तीनों बार उसने प्रेगनेंसी जो थी वो कंप्लीट प्रेगनेंसी हुई, 24 वीक्स की थी। लेकिन अब L1 का मतलब है कि उनमें से सिर्फ एक ही जीवित है, A0 का मतलब कि कोई भी प्रेगनेंसी जो थी वो टर्मिनेटेड नहीं हुई, एंड D0 मतलब कि उसका जो भी बच्चे जीवित है उन मतलब कि जितने भी उसने प्रेगनेंसी दी उसमें से कोई मरा नहीं है। तो P3 था, तो P3 से अपन इसका पता लगा सकते हैं कि उसके जो 2 बच्चे थे, यानी कि जो 2 उसने जन्म दिए प्रेगनेंसी को, तो वो क्या थे? स्टिल बॉर्न थे। तो इस तरीके से हम ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री को नोट कर सकते हैं। हमें ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री को पूछते टाइम पे और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछते टाइम पे जरूर ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। तो आशा करता हूँ कि आपको
ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर, स्पेसिफिकली जो नेचुरल हिस्ट्री एंड ऑब्जर्वेटरी हिस्ट्री के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है, आपको बहुत-बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ ही प्लीज़ थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शिव। थैंक यू सो मच।